गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है फेज इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर हम फेज डायग्राम पढ़ रहे हैं, जिसके पार्ट नंबर 2 तक हमने बात कर ली। आज पार्ट नंबर 3 की हम बात करने जा रहे हैं। हमने वन कंपोनेंट सिस्टम के फेज डायग्राम बनाने स्टार्ट किए थे। उसके अंदर वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर H2O सिस्टम, CO2 सिस्टम और सल्फर सिस्टम, 3 सिस्टम के फेज डायग्राम है, जिसके अंदर हमने H2O सिस्टम की बात कर ली थी। अब हम CO2 सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो अब हमारा जो दूसरा सिस्टम आता है वो आता है CO2 सिस्टम। CO2 सिस्टम CO2 सिस्टम का फेज डायग्राम हमने बना रखा है। ये CO2 सिस्टम का फेज डायग्राम है। जो यहाँ पर B बिंदु है वो त्रिक बिंदु को शो कर रहा है। यहाँ से एक रेखा यहाँ D को शो कर रही है, एक C को और एक बिंदु A को शो कर रही है। यहाँ पर जो दाब है वो 5.2 एटमॉस्फेयर है और यहाँ दाब 57 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। यहाँ पर टेम्परेचर का मान 78 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ एंड 1 एटमॉस्फेयर। ए और बी का बीच का जो वक्र है वो ऊर्ध्वपातज वक्र को शो कर रहा है। ये वाष्पीकरण वक्र को और ये गलन वक्र को, ये ठोस अवस्था को शो कर रहे हैं, ये द्रव अवस्था को, ये गैस अवस्था को। ये हमारा फेज डायग्राम है, जिसके अंदर दाब और टेम्परेचर के बीच में फेज डायग्राम बनाया है CO2 सिस्टम के लिए। किसके लिए? CO2 सिस्टम के लिए। CO2 के अंदर भी 3 परावस्थाएं पाई जा सकती हैं। CO2 जो होती है उसके अंदर भी 3 परावस्थाएं पाई जा सकती है। CO2 सॉलिड से CO2 लिक्विड में चेंज हो सकती है। CO2 लिक्विड से गैस में चेंज हो सकती है और CO2 सॉलिड से वापस गैसीय फॉर्म में आ सकती है। इस तरीके से इसमें तीनों परावस्थाएं पाई जा सकती हैं। वैसे हर फेज डायग्राम का एक रूल होता है, उसके अंदर 4 चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। एक हमेशा ही हम उसके अंदर क्षेत्र को देखते हैं, दूसरी चीज़ हम उसके अंदर वक्र को देखते हैं और तीसरी चीज़ उसके अंदर त्रिक बिंदु को देखा जाता है और चौथा उसके अंदर मित स्थायी साम्य को देखा जाता है। कोई भी फेज डायग्राम है उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ फेज डायग्राम ही बनाना आना चाहिए आपको। फेज डायग्राम को देख करके सारी कहानी लिखी जा सकती है। सारी कहानी हम वहाँ से देखकर लिख सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं, परावस्था निकाल सकते हैं, क्षेत्र निकाल सकते हैं, वक्र निकाल सकते हैं। कंपोनेंट हमें पता ही है, हमने CO2 कंपोनेंट लिया है, एक ही कंपोनेंट लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्षेत्र की बात करते हैं। सबसे पहले हम क्षेत्र या एरिया की बात करते हैं। हमारे पास इसके अंदर कितने क्षेत्र बनते हैं? ABC तो हम एरिया या क्षेत्र की बात करते हैं। इस फेज डायग्राम के अंदर, इस CO2 फेज डायग्राम के अंदर कितने क्षेत्र बन रहे हैं? ABC ये क्षेत्र हो गया, एक CBD ये क्षेत्र हो गया, एक ABD ये क्षेत्र हो गया। तो हम तीनों क्षेत्रों की बात करें। सबसे पहला क्षेत्र हमारे पास है, सबसे पहला क्षेत्र है ABC क्षेत्र। दूसरा हमारे पास CBD क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र है ABD क्षेत्र। ये हमारे पास 3 क्षेत्र हैं ABC। ये जो क्षेत्र है ये ठोस अवस्था पाई जाती है इसके अंदर।
तो इस क्षेत्र के अंदर ठोस प्रावस्था होगी, ठोस प्रावस्था होगी और P का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो प्रावस्था का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ठोस अवस्था ही है यहाँ पर। फिर उसके बाद में CBD द्रव, तो CBD क्षेत्र के अंदर द्रव प्रावस्था होगी, द्रव प्रावस्था होगी और P का मान 1 आएगा। फिर ABD क्षेत्र जिसके अंदर सिर्फ वाष्प अवस्था है, वाष्प प्रावस्था है और P का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो स्वतंत्रता की कोटि F बराबर C माइनस P प्लस में 2, तो F बराबर C का मान 1, P का मान भी 1 और प्लस 2, F का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये एक क्या हो जाएगा, द्विचर सिस्टम होगा। क्या होगा, द्विचर सिस्टम होगा, यानी कि टेम्परेचर और दाब या प्रेशर पर बात डिपेंड करेगी, दोनों पर बात डिपेंड करेगी। तो क्षेत्र ABC क्षेत्र जिसके अंदर ठोस अवस्था है, CBD क्षेत्र द्रव प्रावस्था, ABD क्षेत्र वाष्प प्रावस्था, P का मान 1 आ रहा है। दो स्वतंत्रता की कोटि 2 आ जाएगी। द्विचर सिस्टम होगा, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पर डिपेंड करेगा। क्योंकि फेज डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेज डायग्राम अगर समझ नहीं आएगा तो हम उसके बारे में नहीं लिख सकते, इसलिए इतना जोर दे के आपको समझा रही हूँ। दूसरा, अब क्षेत्र हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारी किसकी बात आती है, बक्कर की। किसकी बात आती है, बक्कर की या कर्व की, कि कितने कर्व बनते हैं। देख लेते हैं अभी हम। एक कर्व A, B, एक B, D, एक B, C, इसके अलावा कोई बन ही नहीं रहा। तो कर्व कितने हो जाएंगे, 3 बक्कर प्राप्त होंगे हमें इस फेज डायग्राम के द्वारा। 3 बक्कर प्राप्त होते हैं, ठीक है। पहला बक्कर कौन सा, AB बक्कर, AB बक्कर, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, उदरपातज बक्कर, जिसको बोला जाता है उदरपातज बक्कर। क्या बोला जाता है, उदरपातज बक्कर, जो क्या करता है, ठोस और वाष्प के साथ साम्य को प्रदर्शित कर रहा है। जो क्या करता है, ठोस और वाष्प के बीच में साम्य को शो करता है। तो P का मान कितना आता है, 2 आता है। प्रावस्था कितनी होती है, 2 है, एक ठोस है, एक वाष्प है। दूसरा बक्कर BD बक्कर, दूसरा क्या होता है, BD बक्कर। BD बक्कर जिसको बोला जाता है वाष्पीकरण बक्कर, जिसको बोला जाता है वाष्पीकरण बक्कर। वाष्पीकरण बक्कर के अंदर द्रव और वाष्प अवस्थाएं साम्य में होती हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं, द्रव वाष्प के साथ साम्य में है। तो P का मान कितना आता है, 2 आता है। P का मान कितना है, 2। फिर उसके बाद में तीसरा बक्कर AB, BD और BC बक्कर, BC बक्कर, जिसको बोला जाता है गलन बक्कर, यानी कि मेल्ट होना। कोई भी वस्तु जब ठोस अवस्था में होती है तो उसको द्रव में बदला जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है। और मेल्ट के लिए मेल्टिंग पॉइंट का यूज किया जाता है। तो BC बक्कर या गलन बक्कर, जिसके अंदर ठोस द्रव के साथ साम्यावस्था में होता है। तो यहाँ पर 2 प्रावस्थाएं बनती हैं। तो P का मान कितना आता है, 2 आता है।
तो तीनों जो बक्कर है उसके अंदर प्रावस्था का मान तो 2 आता है और कंपोनेंट एक है हमारे पास स्वतंत्रता की कोटि C माइनस P प्लस 2, 1 माइनस 2 प्लस 2, तो F बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और एक चर सिस्टम होगा, क्या होगा, एक चर सिस्टम होगा। या तो बात टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी या बात किस पर डिपेंड करेगी, प्रेशर पर। किस पर डिपेंड करेगी, प्रेशर पर। तो ये हमारे 3 कर्व हो गए जो इसके अंदर काम में लिए जाते हैं। फिर उसके बाद में त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु की हम बात करते हैं। त्रिक बिंदु या ट्रिक पॉइंट वह अवस्था जहाँ पर ठोस, द्रव और गैस तीनों साम्यावस्था में होती हैं, वह बिंदु ट्रिक पॉइंट होता है। प्रेशर 5.2 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर का मान -57 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो वह बिंदु या बिंदु B जो है वो ऐसा ही बिंदु है जिसको ट्रिक पॉइंट बोला जाता है, त्रिक बिंदु बोला जाता है, जिस पर 3 प्रावस्थाएं साम्य में होती हैं। तो P का मान कितना प्राप्त होता है, हमें 3 प्राप्त होता है। यहाँ पर ये एक ऐसा पॉइंट ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में होती है, तो P का मान 3 आता है। तो F बराबर C माइनस P प्लस 2, तो F बराबर 1 माइनस 3 प्लस 2, F बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, एचर सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचर सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये हमारा CO2 जो सिस्टम था पूरा इसी प्रकार अगर हम वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब का मतलब 1 एटमॉस्फेयर दाब पर, 1 एटमॉस्फेयर दाब पर अगर किसी भी गैस को ठंडा किया जाए, किसी भी गैस को मतलब हम CO2 पढ़ रहे हैं तो CO2 गैस को ठंडा किया जाए, हम ऐसे कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब या 1 एटमॉस्फेयर दाब पर CO2 गैस को जब ठंडा किया जाता है तो उसका टेम्परेचर मान लो -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम कर देते हैं, तो उस टाइम जो हमारी CO2 गैस जो होती है वो सीधे ही ठोस में बदल जाती है, और सीधे ही जब ठोस में बदलती है तो उसको बोला जाता है शुष्क बर्फ़। क्या बोला जाता है, शुष्क बर्फ़। बर्फ़ तो वाटर की होती है और शुष्क बर्फ़ जो होती है वो किसकी होती है, CO2 की होती है। तो ये था हमारा CO2 सिस्टम जिसके अंदर हमने 3 क्षेत्र निकाले। ABC क्षेत्र जो सिर्फ ठोस अवस्था को शो करता है, CBD क्षेत्र जो सिर्फ द्रवावस्था को शो करता है, ABC क्षेत्र जो सिर्फ वाष्पावस्था को शो करता है। तो P का मान 1 आता है और स्वतंत्रता कोटि का मान 2 आता है। तो इसको द्विचर सिस्टम कहा जाता है जो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। फिर हम कर्व की बात करते हैं। AB कर्व जो ऊर्ध्वाधर कर्व होता है जो ठोस और वाष्प के साथ साम्य में होता है और P का मान 2 आता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं BD कर्व जिसको वाष्पीकरण कर्व कहा जाता है, जो क्या करता है, द्रव और वाष्प के साथ साम्य में होता है। BD कर्व जिसको बोला जाता है गलन कर्व वक्र जो ठोस और द्रव के साथ साम्यावस्था में होता है। तो P का मान 2 आता है और कंपोनेंट हमारे पास 1 है, तो स्वतंत्रता कोटि का मान 1 आ जाएगा और एक चर सिस्टम हो जाएगा जिसको टेम्परेचर या प्रेशर पर बात डिपेंड करेगी। ट्रिक पॉइंट एक ऐसा बिंदु जहाँ पर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं,
तो उस बिंदु को त्रिक बिंदु कहा जाता है। और बिंदु बी त्रिक बिंदु को शो करता है जहाँ पर 3 अवस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं। एफ सी माइनस पी प्लस 2 का मान 0 आ जाता है। यह एक एचआर सिस्टम होता है। अब देखिए वायुमंडलीय दाब पर अगर CO2 को ठंडा किया जाए, ठंडा करने का मतलब उसको -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर कर दिया जाए तो वह बर्फ़ में चेंज हो जाती है, जिसको शुष्क बर्फ़ के नाम से बोला जाता है। जो पानी की बर्फ़ होती है उसको बर्फ़ बोला जाता है और CO2 की जो बर्फ़ होती है उसको शुष्क बर्फ़ बोला जाता है। ये था हमारा CO2 सिस्टम, जो लगभग क्या होता है H2O सिस्टम के जैसा ही होता है। लेकिन इसके बाद में हम 3 नंबर पर पढ़ेंगे सल्फर सिस्टम। तो ये हमारा था CO2 सिस्टम। उसके बाद में 3 नंबर पर आता है 1 कंपोनेंट के अंदर सल्फर सिस्टम, सल्फर तंत्र। इसमें भी सल्फर एक ही होती है, कंपोनेंट की फॉर्म तो एक ही होती है। तो सल्फर सिस्टम आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हमने बहुत बार पढ़ा भी है। सल्फर जो होता है वो अपर रूपता के रूप में पाया जाता है। सल्फर के अपर रूप पाए जाते हैं। एक को बोला जाता है विषम लंबाक्ष सल्फर, एकंताक्ष सल्फर, ऐसा पढ़ा था हमने। तो हमारे पास में सल्फर के अपर रूप होते हैं, तो इसका जो फेज डायग्राम होता है वो भी थोड़ा बड़ा होता है। और इसमें विषम लंबाक्ष जो सल्फर होती है वो एकंताक्ष सल्फर के अंदर चेंज हो जाती है। और इसके आधार पर बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारी कर्व हमें इसके अंदर फेज डायग्राम में प्राप्त होते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आप रेस्ट कीजिए, मैं डायग्राम बनाती हूँ। धन्यवाद।